Class 11th History, Chapter 2, An Empire Across the Three Continents. इस वाले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे सोशल हायरार्कीज़ की और उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं बुक के अंदर उसकी। देखो, हर किसी सोसाइटी के अंदर सोशल हायरार्कीज़ होती है। जैसे इंडिया के अंदर पुराने ज़माने में हुआ करती थी, पहले किंग आते थे, किंग्स के बाद में सोल्जर्स, यानी देखो ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसी जो सोशल हायरार्कीज़ थी ना अपने बर्थ बेस्ड थी। वैसे ही जो रोमन एम्पायर था उस टाइम पे उसमें भी कुछ सोशल हायरार्कीज़ थी। वो कैसे थी वो अभी हम देखेंगे। देखो, एक हिस्टोरियन थे टैसिटस नाम के, उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई है। उन्होंने बताया है कि वहाँ पर सबसे ऊपर जो लैडर के अंदर आते थे वो हुआ करते थे सेनेटर्स, मतलब जो राजा था वो राजा तो था ही, उसके बाद में जो लोग आते थे वो थे सेनेटर्स। सेनेटर्स कौन लोग थे? जो पार्लियामेंट, वहाँ के जो सेनेट हुआ करती थी, पार्लियामेंट हुआ करती थी, वहाँ पे जो लोग बैठा करते थे उनको सीनेट बोलते। उसके बाद में जो लोग आते थे वो होते थे इक्वेस्टेरियन जो क्लास होती थी उसके लीडिंग मेंबर्स, यानी नाइट्स हो गए या वो वाले सोल्जर्स हो गए जो कि हॉर्स के ऊपर राइड किया करते थे। मतलब ये वेल्दी मेंबर्स हो गए, फौज के जो वेल्दी मेंबर्स थे वो। तो लीडिंग मेंबर्स ऑफ इक्विस्टेरियन क्लास आ गए। सेकंड क्लास ये हो गई सोशल हायरार्कीज़ के अंदर। और इनके बाद में आते हैं वो रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ पीपल जो कि ये जो सेनेटर्स और ये जो बड़े बड़े मर्चेंट हाउसेस थे इनके साथ में अटैच्ड लोग जो थे, इनके लिए जो काम किया करते थे, इनसे जो अटैच्ड लोग थे। लाइक किसी भी मैटर के अंदर हो सकता है, ये कोई सीनेटर है, सीनेटर का बहुत बड़ा कोई फार्म वगैरह है और उस फार्म को कोई एक मैनेज कर रहा है, तो वो जो मैनेजर होगा ना वो इस वाले सेक्शन के अंदर आ जाएगा, रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ पीपल, जो कि ग्रेट हाउसेस से अटैच्ड हुआ करते थे। उसके बाद में टैसिटस हमें बताते हैं कि उसके बाद में आती है लोअर क्लास। उस लोअर क्लास को उन्होंने नाम दिया है प्लेब्स सोर्डिडा। ये जो होते थे ना, जो टैसिटस थे, इनका कहना था कि ये जो लोग थे ना, ये लोग ज़्यादा सेविंग वगैरह के अंदर बिलीव नहीं किया करते थे। क्या करते थे, इनको क्या होता था, जैसे ही पैसा मिलता था, इनके दिनेरियस मिलते थे, वैसे ही लोग आते थे और ये एडिक्टेड थे। मतलब थोड़ा सा पैसा मिला चले गए मूवीज़ देखने, सर्कस देखने के लिए, यानी ये सर्कस और थिएटरिकल जो प्लेस थे, मतलब जो नाटक कंपनीज, जो नाटक हुआ करते थे वहाँ पर ड्रामाज वगैरह हुआ करते थे एंटरटेनमेंट के एज अ सोर्स के लिए, जो हमने बात करी थी कि सिटीज़ के अंदर हुआ करते थे, उनके लिए चले जाते थे देखने के लिए और सर्कस को देखने के लिए चले जाते थे। यानी ये एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हुआ करते थे। कौन? ये जो लोअर क्लास थी, प्लेब्स सोर्डिडा जो लोग थे वो। और सबसे लास्ट में आ जाते हैं स्लेव्स। अब ये टैसिटस ने हमें बताया कि इतने सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं और ये हायरार्की थी सोशल स्ट्रक्चर की उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ कुछ चेंजेस होने लगे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कुछ चेंजेस होते गए। कैसे? देखो, जो अर्ली थर्ड सेंचुरी थी, अर्ली थर्ड सेंचुरी वाला जो टाइम था, उस टाइम पे क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेट अपने पास में 1000 सीनेटर्स थे। यानी जो रोमन सीनेट था ना, उस रोमन सीनेट के अंदर कितने थे, 1000 सीनेटर्स हुआ करते थे। और ये जो 1000 सीनेटर्स थे ना, इसमें से ज़्यादातर जो लोग थे वो इटालियन डिसेंट के हुआ करते थे। मतलब ये इटालियन लैंडलॉर्ड्स वगैरह हुआ करते थे जो कि सीनेटर्स का काम किया करते थे। लेकिन अर्ली फोर्थ सेंचुरी तक आते आते, यानी जब एम्परर कॉन्स्टेंटाइन थे, उनका रेन जब आया, उस टाइम तक आते आते क्या हुआ, ये जो दो ग्रुप्स थे, सीनेटर्स और ये जो इक्विस्टेरियन जो क्लास थी, इन दोनों मर्ज हो गई। ये जो दोनों क्लास थी और ये दोनों क्लास अब मिलके क्या हो गई, एक ही क्लास रह गई थी। तो ये जो फर्स्ट टू ग्रुप्स थे ना, ये मर्ज हो गए। कौन? सीनेटर्स और जो इक्विट्स थे, यानी जो नाइट्स थे और जो सोल्जर्स थे, हाई लेवल के जो थे, जो अमीर हुआ करते थे। देखो, इक्विट्स होते हैं जो नाइट्स वगैरह होते हैं ना वो, बट इनके पास में इतनी अच्छी वेल्थ होती है कि ये, देखो हमने बोला था ना कि सीनेट के अंदर वो लोग जा सकते हैं जिनके पास में वेल्थ ज़्यादा हो, वेल्थ वाला क्राइटेरिया था वहाँ पर सीनेट में जाने का। तो ये जो नाइट्स वगैरह थे, ये जो मिलिट्री एलिट्स वगैरह थे ना, इनके पास में क्या था, ज़्यादा पैसा था, अच्छी खासी वेल्थ थी कि ये सीनेट में जा सके। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो एरिस्टोक्रेसी थी ना वो एक्सपेंड हो गई। यानी पहले जो ये 1000 सीनेटर्स थे ना, अब 1000 से बहुत ज़्यादा
हो गए। और पहले जो ज़्यादातर इटालियन थे वो अब क्या हुआ, जब ये एक्सपेंड हुई, देखो कॉन्स्टेंटाइन के समय पर क्या हुआ, एक नई सीनेट भी बनाई गई थी जब उन्होंने नया कैपिटल बनाया था, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो अर्ली 4th सेंचुरी में दोनों ग्रुप, ऊपर वाले जो दोनों फर्स्ट 2 ग्रुप्स थे वो मर्ज हो गए। मर्ज होने के बाद में एरिस्टोक्रेसी जो थी वो एक्सपेंड हुई, और जो ये एक्सपेंडेड एरिस्टोक्रेसी थी ना, इसमें क्या हुआ, पहले जो ज़्यादातर इटालियन मेंबर्स थे ना, अब वैसी बात नहीं रही थी। अब जो ज़्यादातर मेंबर्स थे ना, मतलब एक्सपेंड हुई हुई जो एरिस्टोक्रेसी थी उसके अंदर हाफ ऑफ द मेंबर्स वर फ्रॉम अफ्रीका और द नियर ईस्ट, यानी जो ये मेडिटेरियन रीजन है इसके चारों तरफ जो ये हमारा एम्पायर बना हुआ है ना, पहले क्या हुआ, जो इटालियन वाला जो रीजन था ना, उस रीजन के सीनेटर्स ज़्यादा थे। अब जब ये एक्सपेंड हो गया तो क्या हुआ, अफ्रीकन रीजन और ये जो नियर ईस्ट वाला जो रीजन था ना, इस वाले क्या हुए, ज़्यादा हुए। अब ये लोग क्या थे ना, ये लोग वेल्दी बहुत थे, दे वर एनॉर्मसली वेल्दी, इनके पास में बहुत अच्छा खासा पैसा था। बट जो प्योर मिलिट्री एलिट्स थे ना, उनके पास में क्या था, पावर ज़्यादा थी। मतलब सीनेटर्स और ये जो लोग थे ये बहुत वेल्दी हुआ करते थे, इनके पास में बहुत पैसा हुआ करता था, बट इनकी पावर को लिमिट कर दिया गया था। पावर अब ज़्यादा किनके पास में थी, जो मिलिट्री एलिट्स थे, नाइट्स वगैरह थे, उनके पास में, जो प्योरली मिलिट्री का ध्यान रखा करते थे, प्योरली मिलिट्री एलिट्स थे, उनके पास में क्या थी, अब पावर ज़्यादा थी। उसके बाद में आती है मिडिल क्लास। मतलब ये हमने जो सोशल हायरार्की देखी थी ना, आगे चल के वो कैसे 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 रही उसकी बात करते हैं। ये जो मिडिल क्लास जो लोग थे, वो मिडिल क्लास लोग क्या थे, वो इंपीरियल सर्विसेज से कनेक्टेड थे, यानी वो जो स्टेट की जो सर्विसेज हुआ करती थी ना उससे कनेक्टेड थे, या तो उन सर्विसेज में ये काम करते थे या उन सर्विसेज के ऊपर ये डिपेंड करते थे, इनको उन सर्विसेज से कुछ मिलता था। कैसे डिपेंड करते थे, यानी कुछ फार्मर्स वगैरह हो गए तो उन फार्मर्स को शायद गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ वगैरह कुछ ऐसे प्रोवाइड किया करती होगी, तो वैसे वाले हो गए। और एक जो उन सर्विसेज के अंदर खुद काम करते थे, यानी ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आर्मी वाले जो हो गए। तो इसमें 3 या 4 मेंबर्स थे। एक तो ब्यूरोक्रेसी जो आती थी, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे उस टाइम के, जो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स वगैरह हुआ करते थे वो आ जाते थे। और जो आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स हुआ करते थे, अच्छी पोस्ट वाले या नॉर्मल जो सोल्जर्स हुआ करते थे ना, वो भी मिडिल क्लास के अंदर। देखो अच्छी वाले जैसे नाइट्स वगैरह हो गए, वो तो ये आने लग गए थे मर्ज हो के, वो तो फर्स्ट 2 क्लास मर्ज हो गई थी, तो सीनेटर्स वगैरह भी बन गए थे। बट उसके बाद में जो नॉर्मल सोल्जर्स वगैरह हुआ करते थे, मतलब जो ज़्यादा हाई रैंक जिनकी नहीं थी, वो और ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो मिडिल क्लास वाले के अंदर आते थे। साथ ही साथ में जो रिच मर्चेंट्स थे और फार्मर्स थे, मतलब अमीर कौन, वेल्दी मर्चेंट्स और जो फार्मर्स थे, स्पेशली जो ईस्टर्न प्रोविंसेस थे ना, जो ईस्टर्न प्रोविंसेस थे इनके, ये आने लग गए थे मिडिल क्लास के अंदर। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग डिपेंड करते थे, दे सस्टेन ऑन द गवर्नमेंट सर्विसेज, या तो गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर सस्टेन करते थे, यानी उस पर डिपेंड रहते थे ये किसी ना किसी मैटर में। एंड दे डिपेंडेंट ऑन द स्टेट, मतलब इनको गवर्नमेंट सर्विसेज जो थी उनसे इनको बहुत फ़ायदा होता था, या तो ये इन सर्विसेज में खुद काम करते थे या ये इन लोगों के लिए सर्विसेज बनाई जाती थी। और ये जो लोग थे ना, ये जो बड़ी बड़ी सेनेटोरियल हाउसेस हुआ करते थे, वेल्दी मर्चेंट हाउसेस वगैरह हुआ करते थे, जैसे ये जो सेनेटर्स हैं, तो इन सेनेटर्स की क्या है, जो भी बड़े बड़े जैसे इनकी बड़ी बड़ी शॉप्स वगैरह कुछ हो गई, इनके बड़े बड़े ऐसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह, इनका कुछ भी है, तो ये उनके क्लाइंट हुआ करते थे, ये उनसे सामान खरीदा करते थे। नाउ कम्स दी मासेस ऑफ लोअर क्लास। अब लोअर क्लास की बात देखेंगे। पहले इनको क्या कहा, क्या किस नाम से जाना था, प्लेब्स ऑर्डिटा, और अभी इनको यूमिलोर्स नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ही यही, इस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है ना, वही ये होता है, लोअर क्लास जो लोग हैं उनको। और इसके अंदर आते थे रूरल लेबरर्स, इंडस्ट्रियल लेबर्स, और माइनिंग वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, और कुछ आर्टिजन्स। देखो अच्छे जो आर्टिसंस थे ना, वो जो ज़्यादा अमाउंट में जो रखते थे, वो तो क्या होते थे, मर्चेंट, ये मर्चेंट के अंदर भी आने लग सकते थे। देखो मर्चेंट्स होते थे ना, वो क्या करते थे, अलग अलग टाइप के
आर्टिसंस को भी रखा करते थे, और फिर इनकी जो पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स जो हुआ करते थे वो उनको बेचा भी करते थे। तो क्या होता था, कुछ कुछ आर्टिसंस जो होते थे वो अपने अंडर भी कुछ कुछ आर्टिसंस को रखना शुरू कर दिया करते थे। ऐसे करके उनका प्रमोशन भी ऐसे आगे जाके हो जाता था कि वो भी आगे जाके क्या होता था, मर्चेंट्स वगैरह बन जाते थे। बट जो नॉर्मल आर्टिसंस हुआ करते थे ना, जो किसी के लिए काम करते थे, वैसे नॉर्मल कम पैसा कमाने वाले जो आर्टिसंस थे वो, और बाकी हर टाइप के जो वर्कर्स या लेबरर्स हैं वो आते थे इस ह्यूमिलियोर्स क्लास के अंदर या मासेस ऑफ लोअर क्लास के अंदर। और लास्टली अपने क्या आते हैं, स्लेव्स। इस टाइम पे कुछ और चीज़ों का भी हमें पता चलता है, लाइक हम 3rd सेंचुरी के बाद की बात कर रहे हैं। 3rd सेंचुरी की शुरुआत से लेकर क्या हुआ इस टाइम पे, हम इस टाइम की बात कर रहे हैं अभी। तो इसी दौरान हमें एक हिस्टोरियन मिलते हैं, ओलंपियोडोरस। ये जो हिस्टोरियन थे ओलंपियोडोरस, ये हमें कुछ चीज़ बताते हैं। ये बोलते हैं कि उस टाइम पे इतनी प्रॉस्पेरिटी थी कि जो रोम की एरिस्टोक्रेसी थी ना, जो रोम के अंदर जो एरिस्टोक्रेट लोग रहते थे, एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं, जो रूलिंग फैमिली से रिलेटेड होते हैं या जैसे नोबल्स वगैरह होते हैं, तो वो वाले जो एरिस्टोक्रेसी थी ना, उनकी एनुअल इनकम थी अराउंड 4000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड। लाइक वो अपने स्टेट से इतना गोल्ड कमा लेते थे, उनकी इतनी इनकम हुआ करती थी। तो जस्ट इमेजिन वो कितने रिच हुआ करते थे उस टाइम पे। तो ये एरिस्टोक्रेट जो क्लास थी वो बहुत अच्छी खासी वेल्दी थी। फिर बाद में इसी टाइम के आसपास में क्या होता है, जो वहाँ का मॉनेटरी सिस्टम था ना वो ब्रोक हो जाता है, यानी वो ख़त्म होने लग जाता है। इस ख़त्म होने की कुछ वजह है, वो वजह क्या है, एक तो देखो उस टाइम पे मॉनेटरी सिस्टम था कौन सा, सिल्वर बेस्ड करेंसी चलती थी, और उस करेंसी का क्या नाम बताया था मैंने, डिनारियस बताया था। तो ये जो डिनारियस करेंसी थी ना, ये ब्रोक हो गई, मतलब अब ये नहीं बन पा रही थी जितनी पहले बन सकती थी ना उतनी। क्यों? क्योंकि जो स्पेन की जो सिल्वर माइंस थी ना वो एग्जॉस्ट हो गई थी। अब उनके अंदर उतना सिल्वर लोगों ने इतना एक्सट्रैक्ट कर लिया था कि अब वो जो माइंस थी उनमें सिल्वर बचा ही नहीं था। अब जब बचा ही नहीं तो कॉइन्स बनेंगे कैसे? तो इस टाइम पे जो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन थे उन्होंने एक नया मॉनेटरी सिस्टम फाउंड किया, गोल्ड के ऊपर बेस्ड। पहले किस पे बेस्ड था वो? सिल्वर पे बेस्ड था, जिसको हम डिनारियस बोलते हैं। और बाद में जब ये ब्रोक हो गया सिल्वर वाला मॉनेटरी सिस्टम, तो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने नया सिस्टम लेकर आए गोल्ड के ऊपर बेस्ड। कौन सा था, क्या था, कैसे था, ये भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद में एक और चीज़ थी। दूसरी चीज़ क्या थी, जो ये ब्यूरोक्रेट्स लोग जो थे, मिडिल और हायर, लोअर ब्यूरोक्रेट्स नहीं, हायर और मिडिल वाली जो रैंकिंग वाले ब्यूरोक्रेट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनको जो सैलरी मिलती थी ना वो गोल्ड के अंदर मिला करती थी। तो वो जो गोल्ड उनको मिलता था, उस गोल्ड से वो लोग क्या करते थे, लैंड और बाकी एसेट्स खरीदते थे। इससे क्या होता था, इनकी जो वेल्थ है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज होती जाती थी। और उस टाइम पे करप्शन भी बहुत था। देखो, एक तो हमने देखा कि वेल्दी लोग थे, मॉनेटरी सिस्टम ब्रोक हो गया, ब्यूरोक्रेसी वेल्दी होती जा रही थी क्योंकि वो गोल्ड के अंदर सैलरी निकालती थी और एसेट्स खरीदती थी। और क्या है, हम देखेंगे करप्शन। उस टाइम पे करप्शन भी बहुत ज़्यादा पीक पे था। कैसे? देखो, स्पेशली जो जुडिशल सर्विसेज थी, न्याय व्यवस्था वाली जो सर्विसेज थी, जैसे जज हो गया तो मैं आपके फेवर में ये सुना दूंगा तो आपको कुछ पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, तो ऐसे करके जजेस करप्शन में लेते थे। और होती थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज में, मतलब जो मिलिट्री सर्विसेज होती थी उन मिलिट्री सर्विसेज का खुद का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ना उसमें भी करप्शन होता था। यानी जैसे उन सोल्जर्स को मैनेज करने के लिए कुछ अनाज की ज़रूरत है, तो उन्होंने अनाज कहीं से ख़रीदा सस्ता सा, मतलब जो सस्ता सा अनाज खरीद के इनको दे दिया, या सस्ते से जो वेपन्स थे, कम क्वालिटी की जो वेपन्स थे वो खरीद के इनको दे दिए। बट इन्होंने रिसिप्ट वो वाली पकड़ा दी कि हमने हाई क्वालिटी के खरीदे, और बाकी जो पैसे बचे वो इन्होंने अपनी जेब में रख लिए। तो ऐसे करप्शन था जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज के अंदर। साथ ही साथ में जो हायर ब्यूरोक्रेसी थी ना, मतलब जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे जिनकी हाई रैंकिंग पोजीशन थी, वो क्या करते थे, लोगों से पैसे ऐंठते थे, वो एक्सटॉर्ट करते थे मनी उनसे किसी भी काम के लिए। और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, क्या बताया था कि जो गवर्नर्स होते थे प्रोविंसेस के, वो सिटीज़ से क्या कलेक्ट करते थे, टैक्सेस वगैरह, वो लोग थे वो खुद टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किया करते थे। और वो थे क्या, वो मिलिट्री के कमांडर भी भेजा करते थे। तो ये जो प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे ना, ये भी बहुत ज़्यादा ग्रीडी होने लगे। अब ये टैक्स ज़्यादा लेते थे, लोगों के ऊपर तो टैक्स ज़्यादा लगा देते थे, और जो राजा के पास में टैक्स पहुंचाना होता था वो थोड़ा कम मात्रा में पहुंचाते। तो इस चक्कर में, ये ग्रीडी होने के चक्कर में भी करप्शन काफ़ी
था, लेकिन इस करप्शन को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया था। अब हमें कैसे पता चले कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया था? वो हमें पता चलता है कि कुछ लॉज बने हुए थे, कुछ लॉज बने हुए थे करप्शन को कर्ब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए। अब लॉज तो तभी बनेंगे ना जब वहाँ पर ऐसी कोई परेशानी होगी। अब लॉज बने यानी वहाँ पर करप्शन की परेशानी थी, तो हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया था। और उस टाइम के जो हिस्टोरियंस थे, कुछ कुछ ने अपनी बुक्स में लिखा है कि हाँ उस टाइम पे करप्शन था और गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ इंटरवीन करने के लिए लॉज बनाए थे। और एक और प्रॉब्लम जो इस टाइम पे आती है वो थी कि यहाँ के जो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेरियन हुआ करते थे, यानी अगर उनकी किसी ने कोई बात नहीं मानी, उनके अगेंस्ट किसी ने कह दिया तो वो हिचकिचाएंगे नहीं, उनको वायलेंटली सप्रेस करने के अंदर। तो इस टाइम का जो रिजीम था वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेरियन हुआ करता था, डिसेंट हुआ करता था, यानी लोगों को कोई पॉलिसी वगैरह कुछ पसंद नहीं आई तो वो जो उसका प्रोटेस्ट वगैरह करते थे, लोगों को पसंद नहीं आती थी उस चीज़ को, तो जो राजा वगैरह होते थे दे डिड नॉट यूज टू टॉलरेट इट, वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया करते थे। इनफैक्ट उस प्रोटेस्ट को वो वॉलेंटली सप्रेस किया करते थे। स्पेशली जो ईस्टर्न साइड थी ना एम्पायर की, वो जो ईस्टर्न साइड थी, उस ईस्टर्न साइड के अंदर ज़्यादातर क्या थे, ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ करते थे इनको गवर्नमेंट वॉयलेंट के थ्रू ही क्या करती थी, सप्रेस किया करती थी। बट वो जो लोग थे ऐसे तो फिर उन लोगों के पास में कोई सिविल राइट्स ही नहीं बचेंगे, वो कुछ कह ही नहीं पाएंगे, राजा एकदम अथॉरिटेरियन हो जाएगा। तो ऑल्दो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन था, बट स्टिल 4th सेंचुरी तक आते आते रोमन लॉ बन गया था एक, किस लिए, ताकि वो क्या कर सके, लोगों के जो सिविल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट कर सके। और ये जो लॉ था ना, ये ब्रेक लगाता था बहुत ही ज़्यादा ऐसे एम्परर्स के ऊपर वो जो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेरियन हुआ करते थे या बहुत ही ज़्यादा फियरसम हुआ करते थे, जिनसे लोग डरा करते थे, वैसे एम्परर्स के ऊपर ये जो लॉ हुआ करता था ये कुछ ब्रेक्स लगाता था ताकि लोगों के सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इन्हीं लॉज के थ्रू क्या होते थे, जो एम्ब्रोसे जैसे जो बिशॉप्स हुआ करते थे, पावरफुल बिशॉप्स, वो जो राजा या रूलर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव हुआ करते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे, उनके ऊपर वो क्वेश्चन कर सकते थे, उनको कन्फ्रंट किया करते थे। अब हम देखेंगे लेट एंटिक्विटी। अब आप लेट एंटिक्विटी से क्या समझते हैं? देखो, ये लेट एंटिक्विटी एक टर्म है विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द फाइनल एंड फैसिनेटिंग पीरियड। जो फाइनल और जो फैसिनेटिंग पीरियड, देखो फाइनल पीरियड जो था रोमन एम्पायर का, उसको बताने के लिए हम काम में लेते हैं इस टर्म को। किसका फाइनल पीरियड? इन द इवोल्यूशन एंड ब्रेकअप ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का वो फाइनल पीरियड जो उसके एवोल्यूशन और ब्रेकअप के लिए ज़िम्मेदार था। मतलब वो वाले पीरियड की हम बात करते हैं जब रोमन एम्पायर का फाइनल एवोल्यूशन हो रहा था और ब्रेकअप हो रहा था, मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट के अंदर बिटवीन 4th and 7th सेंचुरी। तो उस वाली जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग ऐसे बताने के लिए, उसके लिए हम काम में लेते हैं वर्ड लेट एंटिक्विटी। इस लेट एंटिक्विटी के दौरान कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे वहाँ लेट एंटिक्विटी के दौरान के कुछ राजा थे, वो जो एम्परर्स थे उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, उस टाइम पे रिलीजियस शिफ्ट हुई थी और कुछ इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुए थे। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हम देखेंगे किसके अंदर, लेट एंटिक्विटी के अंदर, जो कि थी 4th से 7th सेंचुरी के बीच में। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो एम्परर्स ने किए थे। सबसे पहले हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो कि डायक्लिशियन जो एम्परर थे उन्होंने किए थे। तो डायक्लिशियन जो राजा थे उन्होंने कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे, वो कुछ इस प्रकार थे। देखो क्या हुआ ना, जो रोमन एम्पायर था उसकी टेरिटरीज बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंड हो गई थी, मतलब उनको वो मैनेज भी नहीं कर पा रहे थे, उनके ऊपर वो बर्डन भी रह रही थी। तो ये अब इतनी टेरिटरी है, वो इतने तक कोई मैनेज कर पा रहे हैं, इसका बर्डन बिना मतलब उन पे आ रहा है, वो मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं, उनसे टैक्सेस वगैरह कुछ ले नहीं पा रहे हैं, बिन मतलब का आ गया है उनके ऊपर, एक बर्डन सा आ गया है। तो जो डायक्लिशियन था ना, उन्होंने क्या किया, ये जो ओवर एक्सपेंशन हो गई थी ना टेरिटरीज़ को, तो उन्होंने उनको कट ऑफ कर दी थी, ऐसी टेरिटरीज़ को जो कि स्ट्रैटेजिक तौर पे और इकोनॉमिक तौर पे जिनकी वैल्यू क्या थी, कम थी। स्ट्रैटेजिक तौर पे यानी अगर वो उनको कुछ ऐसी प्रोवाइड नहीं कर रही थी कोई चीज़ जिससे क्या हो, दूसरे लोग जो हमला कर दे, जैसे जो ईरानियन एम्पायर था
उससे उनको सिक्योरिटी में हेल्प मिली, या ये जो रीजन था ये काफ़ी रिच हुआ करता था, या फिर अगर इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ये कम ही प्रोवाइड कर रहा था, बिन मतलब का बर्डन था। तो ऐसी जो जगह जो ओवर एक्सपेंशन की वजह से स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक वैल्यू जिनकी कम हुआ करती थी, उनको क्या किया, डायक्लिशियन ने कट ऑफ कर दिया, उनको अपनी एम्पायर से हटा दिया। दूसरी उन्होंने ये चीज़ की कि उनके जो फ्रंटियर्स थे, यानी वो जो सीमाएं वाले जो प्रदेश हुआ करते थे उनके जो जिन मतलब ये हैं, तो ये जो सीमा वाले जो एरिया है ना, यहाँ पर उन्होंने फोर्टिफिकेशन कर दी, यानी यहाँ पे उन्होंने फोर्ट्स बनाए और जो दीवारें हैं वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बना दी ताकि कल को कोई यहाँ पे हमला नहीं कर सके। तो उन्होंने ये वाला काम भी किया, कौन सा, टू फोर्टिफाई बाय फोर्टिफाइंग द फ्रंटियर्स की, उन्होंने फ्रंटियर्स को फोर्टिफाई किया, फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स एंड रीऑर्गेनाइज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज। जो एक एम्पायर जो अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ था ना, उसकी जो बाउंड्रीज थी वो भी उन्होंने रीऑर्गेनाइज की। एक प्रोविंस की जो बाउंड्री थी वो भी उन्होंने रीऑर्गेनाइज करके या तो छोटी कर दी या बड़ी कर दी, उसको भी रीऑर्गेनाइज किया। और उन्होंने एक और चीज़ की थी, वो ये थी कि उन्होंने दे सेपरेटेड सिविलियंस फ्रॉम मिलिट्री फंक्शंस। जो सिविलियन लोग थे उनको उन्होंने जो मिलिट्री फंक्शंस हुआ करते थे उनसे अलग कर दिया। मतलब अब उन्होंने सिविल लोग और जो मिलिट्री लोग थे उनको एकदम सेपरेट कर दिया कि आप सिविल फंक्शंस अलग है और मिलिट्री फंक्शंस है वो अलग है। सिविल फंक्शंस को अलग लोग देखेंगे, मिलिट्री फंक्शंस को अलग लोग देखेंगे। और जो मिलिट्री वाले जो लोग थे ना, उनको उन्होंने ऑटोनॉमी ज़्यादा ग्रांट कर दी थी उन कमांडर को। मतलब जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको ऑटोनॉमी उन्होंने ग्रांट कर दी थी ज़्यादा। मतलब अब वो जो मिलिट्री कमांडर्स थे वो अब ज़्यादा खुद के हिसाब से फैसले लिया कर सकते थे। तो ये कुछ चेंजेस थे जो डायक्लिशियन ने किए थे। क्या, टेरिटरीज़ को कट ऑफ किया, फोर्टिफाई कर दिया फ्रंटियर्स को, और प्रोविंशियल जो बाउंड्रीज थी उनको रीऑर्गेनाइज किया, मिलिट्री और सिविल फंक्शंस को सेपरेट किया, और मिलिट्री कमांडर्स को क्या कर दिए, ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी। अब हम देखेंगे चेंजेस जो कि एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने किए। देखो इन्होंने क्या किया, मैंने बताया था कि मॉनेटरी सिस्टम जो था डिनेरियस वाला सिल्वर वाला वो ब्रोक हो गया, तो इन्होंने मॉनेटरी रिफॉर्म्स किए थे और इन्होंने एक सॉलिडस नाम का गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया। ये जो नया मॉनेटरी सिस्टम था जो कि गोल्ड पे बेस्ड था उस कॉइन को हम बोलते हैं सॉलिडस, और जो सिल्वर था उसको क्या बोलते हैं, डिनेरियस बोलते हैं उसको। तो ये जो सॉलिडस था इसमें 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड थी उस कॉइन के अंदर इतनी। तो ये ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर गोल्ड काम में ली जाती थी। और ये जो वाला मॉनेटरी सिस्टम था इसने तो ये रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया उसके बाद तक चलता रहा। मतलब ये जो मॉनेटरी सिस्टम था ना सॉलिडस कॉइन वाला, इट सर्वाइव्ड इवन आफ्टर द रोमन एम्पायर। और इस मॉनेटरी रिफॉर्म की वजह से ये जो एम्पायर था उसके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आई। दूसरा काम जो उन्होंने किया था वो ये था कि उन्होंने एक नई कैपिटल बसाई थी जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपोल। और ये अभी मॉडर्न डे जो तुर्की है उस तुर्की के अंदर इन्होंने बनाया था। जो तुर्की की अभी कैपिटल है इस्तांबुल, वहाँ पर उन्होंने बनाया था नया शहर, नई कैपिटल जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपोल। पहले इसको बाइजेंटियम बोला करते थे, जो तुर्की है ना उसको। और ये जो नई कैपिटल थी ना, इट वाज सराउंडेड बाय सी ऑन द 3 साइड्स। अब नई कैपिटल बनी है तो नए उसको लोगों को लोग चाहिए जो कि नए कानून बना सके, नए रूल्स बना सके। और नए रूल्स वगैरह बनाने के लिए हमें चाहिए नई सीनेट, नया पार्लियामेंट। तो नई सीनेट भी बनाई, और ये जब नई सीनेट बनाई तो गवर्निंग क्लास जो थी उसका एक्सपेंशन हुआ। और हमने देखा था कि जब एक्सपेंशन हुआ तो क्या हुआ, जो नए जो लोग थे वो या तो अफ्रीकन साइड से आए थे या ईस्टर्न साइड से आए थे। ओके, तो ये कुछ काम किए थे एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने। अब देखो ये लेट एंटिक्विटी का रिफॉर्म्स बाय एम्परर्स हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैसा था। इकोनॉमिक एक्सपेंशन के अंदर क्या हुआ, देखो मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ गई थी, नए गोल्ड कॉइन जब आया था उसकी वजह से अब स्टेबिलिटी बढ़ गई थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी थी। और साथ ही साथ में जो पॉपुलेशन थी वो भी एक्सपेंड हो रही थी। मतलब पीसफुल टाइम था तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड होगी, तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी और जो पैसों की स्टेबिलिटी थी वो भी बढ़ रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो भी बढ़ी। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई अच्छी खासी। अब क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ जब हुई तो लोगों ने क्या किया, जो पुराने, देखो जैसे अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया
और ये मतलब जो ईस्टर्न साइड है इंडिया और बाकी ये हो गए, और ये अफ्रीका वाला साइड हो गया, ये अरेबियन पेनिनसुला वगैरह जो हो गया, तो ये इस जगह पे रहते थे। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये था किसका, रोमन एम्पायर का। तो कॉन्स्टेंटाइन वाले टाइम पे जब मॉनेटरी स्टेबिलिटी और पॉपुलेशन वगैरह एक्सपेंड हो गई, उस टाइम के क्या हुआ, जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा था उस दौरान, जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही, तो लोगों ने क्या किया, अब हम ईस्ट के साथ में जो पहले ट्रेड होती आ रही थी, जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया वगैरह, ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो था, इनके साथ भी इन्होंने ट्रेड वाले जो सी ट्रेड रूट्स थे वो वापस चालू कर दिए, यानी रिवाइवल ऑफ द ट्रेड रूट्स टू ईस्ट। ईस्टर्न साइड जैसे इंडिया और चाइना वगैरह हो गए, इस जगह पे इन्होंने क्या किया, वापस अपने ट्रेड रूट्स जो थे वो रिवाइव कर लिए। और इसके साथ साथ में अब वो रूरल जो एस्टेब्लिशमेंट्स थे, यानी जो रूरल इलाके थे, वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी। इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी कैसे, उन्होंने नए नए इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस लगाए, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाई वहाँ पर जो रूरल एरिया में सर्वाइव कर सके, और उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। जैसे कि हाँ, तेल बनाने की, ऑयल प्रेसेस करने, ऑयल को निकालेंगे, जैसे ऑलिव ऑयल, ऑलिव के जो बीज वगैरह हैं, ऑलिव जो फ्रूट टाइप है, जो ऑलिव जो आता है, ऑलिव को डाला, फिर उसको जो हम कच्ची घानी बोलते हैं ना, वैसी घानियों वाली चीज़ें उन्होंने वहाँ पे एस्टेब्लिश करी गाँवों में अलग अलग, और ग्लास फैक्ट्रीज़ बनाई वहाँ पर, वाटर मिल्स वगैरह बनाई। तो इससे क्या हुआ, जो रूरल जो लोग थे वो भी अब प्रॉस्परस हो रहे थे, तो रूरल इकोनॉमी को भी ग्रो किया। अब ये जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ ना, इसके कुछ रिजल्ट्स थे, और वो रिजल्ट्स कैसे थे वो देखो, कुछ ऐसे थे। प्रॉस्पेरिटी लेड टू न्यू आर्किटेक्चर, नए टाइप के आर्किटेक्चर, मतलब नई टाइप की बिल्डिंग्स, नए टाइप का आर्किटेक्चर बनना शुरू हुआ। देखो, लोगों के पास में पैसा होगा तभी तो वो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर इमारतें बनाएंगे ना, वरना तो झुग्गी झोपड़े में रहेंगे। तो नए नए टाइप के आर्किटेक्चर बनने शुरू हुए। जो रूलिंग क्लास थी वो अब और ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, क्योंकि उनके पास में भी अब और ज़्यादा पैसा आ रहा था, टैक्स वो ज़्यादा कलेक्ट कर रही थी। कैसे, सिर्फ हम लोग इजिप्ट की बात करें ना, तो उस टाइम पे इजिप्ट से 2.5 यानी 2.5 मिलियन सॉलिडस इतना टैक्स कलेक्ट होता था, मतलब 35,000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड तक आते थे। मतलब ये कितना ज़्यादा है, 2.5 मिलियन सॉलिडस आया करते थे टैक्स में, वो भी सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट से। तो अब इजिप्ट जैसे बाकी प्रोविंसेस भी थे, तो सोचो सब लोगों से कितना कितना आ रहा है, तो कितनी अच्छी वेल्दी रूलिंग क्लास बन गई थी, तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए। और ये जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन था ना, ये ज़्यादातर कौन सी जगह पे फैला था, ये फैला था ईस्टर्न कंट्री साइड में। जो ये ईस्टर्न पोर्शन था, मेडिटेरियन सी के ईस्ट वाला जो पोर्शन था, उसके अंदर फैली हुई थी क्या, ये इकोनॉमिक एक्सपेंशन। और अब यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सपेंशन अच्छा हो रहा है, तो ये जो ईस्टर्न कंट्री साइड है ना, इसमें डेवलपमेंट हुए, और इसमें जो नए नए जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर आके सेटलमेंट करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड भी होने लग गया, यानी इट बिकेम मोर डेवलप्ड एंड मोर पॉपुलेटेड। अब हम इसका देखेंगे लेट एंटिक्विटी का थर्ड पॉइंट, जो कि है रिलीजियस बिलीफ में चेंजेस या फिर राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी का धीरे धीरे उदय होना शुरू हुआ। वो कैसे हुआ वो हम देखते हैं। देखो, जो ट्रेडिशनल जो रोमन एम्पायर था, उसका जो ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर था वो कैसा था, उसमें क्या था, दोनों ही टाइप के इन्फ्लुएंसेस थे, ग्रीक इन्फ्लुएंस भी था और रोमन इन्फ्लुएंस भी था। और ये ग्रीक और रोमन वाला जो रिलीजियस कल्चर था ना, ये पॉलीएथिस्ट था, यानी यहाँ पर मल्टीपल भगवानों की पूजा किया करती थी। पॉली यानी बहुत ज़्यादा, जैसे पॉलीगन में बहुत सारी साइड्स होती ना, वैसे पॉली यानी बहुत ज़्यादा, अलग अलग टाइप के, एक नहीं एक से ज़्यादा। जैसे कि जुपिटर की, जूनो की, मिनर्वा, मार्स वगैरह, इनकी पूजा की जाती थी टेम्पल्स में, श्राइन्स में और सेंचुरीज़ वगैरह। उस टाइम पे एक और रिलीजन भी चल रहा था ग्रीक और रोमन के साथ साथ में, वो था जुदाइज़म, मतलब जूज़ वाला जो था ना वो। बट ये भी मोनोलिथ नहीं था, इसमें भी सिर्फ एक ही की पूजा नहीं करी जाती थी, ये भी पॉलीएथिस्ट ही था, इसमें भी बहुत अलग अलग टाइप की पूजा की जाती थी, अलग अलग लोगों को माना जाता था, मतलब प्योरली मोनोलिथ नहीं था ये। लेकिन ये जो पॉलिथिस्ट वाले जो लोग थे ना, इनकी एक कॉमन लेबल नहीं थी कि हाँ ये खुद को कौन से रिलीजन, कि हम इस रिलीजन के इसके हिसाब से ये डिस्क्राइब कर सकें, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जो क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजन है ना वो बढ़ने लगा।
अब क्रिश्चियनिटी बढ़ी नहीं थी ना, तो ऐसा नहीं हुआ कि एक रात से आया हमें पता चला कि भाई जीसस क्राइस्ट वगैरह आए और अब से हम क्रिश्चियनिटी को मानेंगे और चलो नेक्स्ट ही टाइम बूम सबके सब है जो क्रिश्चियन रिलीजन को ही फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं था। जो क्रिश्चियनिटी फैली थी ना वो 4th और 5th सेंचुरी के अंदर फैली थी, और इनका फैलने का जो प्रोसेस था ना वो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस था और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, यानी उसमें काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आ रही थी, लोगों को बहुत सारे तरीके से मनाना वगैरह पड़ रहा था। तो ये कॉम्प्लेक्स और ग्रेजुअल प्रोसेस था क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने का 4th और 5th सेंचुरी में। आगे लिखा है कि जो पॉलीथिज्म था, पॉलीथिज्म यानी जो लोग अनेकों भगवान को माना करते थे, ये जो पॉलीथिज्म था ये ओवरनाइट डिसअपियर नहीं हो गया था, एक रात में ख़त्म नहीं हो गया था। इनके लिए जो वहाँ के बिशॉप्स थे, क्रिश्चियन बिशॉप्स वगैरह थे, जो क्रिश्चियन प्रिस्ट वगैरह हुआ करते हैं उनको हम बिशॉप वगैरह बोलते हैं। तो जो बिशॉप्स वगैरह थे उन्होंने अच्छी खासी पॉलीथिज्म को हटाने के लिए बैटल्स वगैरह लड़ी थी। जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स और पैटर्न था, रिलीजियस पैटर्न, उसको हटाने के लिए। और बैटल यानी उन्होंने कोई मारकाट नहीं करी थी कि उन्होंने भाई वो उतर गए हैं वहाँ पर, मतलब उन बिलीव्स के लिए बैटल हुई, यानी उन्होंने बिलीव्स के बोलचाल में कि हमारा बेटर क्यों है, ऐसी वाली बैटल उन्होंने करी। स्पेशली जो वेस्टर्न साइड था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वहाँ पर। और धीरे धीरे ये जो पावरफुल, जब थोड़े थोड़े लोग मानने लगे तो फिर क्या हुआ, ये जो बिशॉप्स थे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लग गए। अब ये जो पावरफुल बिशॉप्स थे ना, इन्होंने अपने फॉलोवर्स को गैदर किया और क्रिश्चियनिटी की जो रूल्स और प्रैक्टिसेस थे उनको एक रिजिड सेट ऑफ रूल्स दिए, मतलब उन्होंने थोड़े रिजिड रूल्स वगैरह बनाए। और ऐसे करते करते धीरे धीरे ये जो क्रिश्चियनिटी है बड़ी। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जो थे उन्होंने रोमन एम्पायर का जो स्टेट रिलीजन था वो भी क्रिश्चियनिटी को बना दिया था। तो ये हमने लेट एंटिक्विटी देख ली। अब हम देखेंगे बाइजेंटाइन जो एम्पायर है वो, मतलब वो कैसे बना और इसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। देखो क्या हुआ, प्रॉस्पेरिटी और जो पॉपुलेशन है ना वो बढ़ रही थी, दैट वाज एक्सपेंडिंग इन द ईस्टर्न साइड। जो देखो ये जो रोमन एम्पायर है, ये जो रोमन एम्पायर है इसमें जो ये ईस्टर्न साइड है ना, यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और पॉपुलेशन दोनों बढ़ रही थी अच्छे से, इतनी अच्छी बढ़ रही थी कि वहाँ पर 540s वाला जो साल था उस साल के अंदर प्लेग आई थी। मतलब जो डिकेड था ना 540s वाला, उसके अंदर प्लेग आई थी। इवन उस प्लेग का भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, इतने अच्छे से बढ़ रही थी वहाँ पर क्या, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और पॉपुलेशन। लेकिन ईस्टर्न साइड में तो ये अच्छे से चल रहा था, लेकिन वेस्टर्न जो साइड थी उसमें क्या हुआ, जो एम्पायर था ना वो फ्रेगमेंट हो गया पॉलिटिकली। मतलब अब वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने रूल करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, नॉर्थ वाली साइड थी वहाँ से क्या हुआ, जर्मेनिक ट्राइब्स आ गई। वो जो जर्मेनिक बारबेरियन जो लोग थे उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो प्रोविंसेस थे ना उनके साथ पे उन्होंने लड़ाई करी और धीरे धीरे अपना रूल उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया और धीरे धीरे इनका खुद का वहाँ पर किंगडम बनता गया। Germanic groups from north took the provinces of west and made their own kingdom। और ये जो kingdoms थे ना इनको हम लोग बोलते पोस्ट रोमन किंगडम्स। और ये जो पोस्ट रोमन किंगडम्स थे ना, ये स्पेशली जो वेस्टर्न पार्ट में जो ये अलग अलग टाइप के कलर्स से बने हुए हैं, ये जो वेस्टर्न पार्ट वाला जो है, ये जो पोस्ट रोमन किंगडम्स है ना, इनमें एक अलग टाइप की अर्थव्यवस्था आई, अलग टाइप के यहाँ पर राजाओं ने रूल करना शुरू किया, इनमें अलग टाइप का सिस्टम बनाया, अलग टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम आया। और धीरे धीरे हमने इस सिस्टम को जाना था मिडाइवल के तरीके से। अब यहाँ पर मिडाइवल वर्ल्ड की शुरुआत होने लग गई थी इस साइड में। अब यहाँ पे किन किन लोगों ने आ गए थे, देखो स्पेन वाला जो ये रीजन था ना, स्पेन वाले रीजन के अंदर विज़गोथ्स आ गए थे। इनको अरब जो लोग थे, यानी जो यहाँ से जो अरब लोग आए, अरेबियन पेनिनसुला वाला जो रीजन है, उन्होंने 711 और 720 वाले ईयर्स के अंदर अंदर ये जो विज़गोथ्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट स्टिल जब रोमन एम्पायर फ्रेगमेंट हुआ तब विज़गोथ्स आए थे, स्पेन के अंदर विज़गोथ्स आए थे, फ्रैंक्स आए थे किसके अंदर, गॉल के अंदर, और इटली वाले रीजन में क्या होना आए थे, लोम्बार्ड्स आए थे। मतलब ये जो इटली वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में लोम्बार्ड्स लोग आ गए थे। और यहाँ से शुरू होती है एक अलग दुनिया की, जो थी अब मिडिवियल वर्ल्ड की दुनिया। वेस्टर्न वर्ल्ड में, मतलब जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वहाँ पर वो पॉलिटिकली फ्रेगमेंट होके ये वाला सिस्टम चला गया। लेकिन जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था ना वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा था, वो प्रॉस्पेरिटी का एक साइन बन रहा था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर रिमेन यूनाइटेड, वो यूनाइटेड ही था, वहाँ पर किसी भी टाइप की कोई फ्रेगमेंटेशन वगैरह कुछ नहीं हुई थी। अब क्या हुआ,
इस दौरान जो जस्टिनियन एम्पायर, एक एम्परर आए थे जिनका नाम था जस्टिनियन। ये जो जस्टिनियन एम्परर थे ना, इनका जो रेन था, इनका जो रूल करने का जो पीरियड था, उस पीरियड को बोलते हैं वाटरमार्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड इम्पीरियल एम्बिशन। यानी इस टाइम पे प्रॉस्पेरिटी जो थी ना, वो हाईएस्ट पोजीशन पे थे। इस टाइम पे जो जस्टिनियन जो एम्पायर थे ना, उनका जो रेन था उस टाइम पे प्रॉस्पेरिटी एकदम पीक पे थी। ओके, और जस्टिनियन थे, उन्होंने अफ्रीका थी, उस अफ्रीका को इन्होंने, मतलब अफ्रीका में वेंडाल्स आ गए थे। जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग आ रहे हैं ना, तो जो अफ्रीका थे वहाँ पर वेंडाल्स आ गए थे। तो वेंडाल से ये जो जस्टिनियन एम्परर है, उन्होंने अफ्रीका को कैप्चर कर लिया था खुद के, मतलब वेंडाल से आज़ाद करके खुद के पास में वापस कैप्चर कर लिया था इन्होंने। और जो इटली है, इटली से भी इन्होंने ऑस्ट्रोगॉथ से रिकवर कर लिया था। मतलब इटली में उस टाइम पे कौन आ गए थे, ऑस्ट्रोगॉथ्स आए थे। ऑस्ट्रोगॉथ से जो जस्टिनियन एम्परर है, उन्होंने क्या हुआ, लड़ाई करी, और ये जो ऑस्ट्रोगॉथ्स है इनको बाहर भिगा दिया कि जाओ तुम लोग। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, वहाँ पर इटली के अंदर स्टेबिलिटी थी वो हैम्पर हो गई थी, जो सिक्योरिटी थी वो हैम्पर हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोम्बार्डी जो लोग थे ना, उन्होंने इन्वेजन कर दिया। और उस टाइम पे कौन आ गए, लोम्बार्ड। मतलब पहले कौन आए थे, ऑस्ट्रोगॉथ्स आए थे पहले, और उसके बाद में जब ऑस्ट्रोगॉथ्स को हरा दिया था, तो जब सिस्टम वीक हो गया था, तब लोम्बार्डी लोग आ गए थे। लेफ्ट डेविस्टेटेड एंड ओपन फॉर लोम्बार्ड इन्वेजन। फिर क्या बात, देखो, एक तो ये जर्मनिक ट्राइब्स ये कर ही रही थी, इसकी वजह से पॉलिटिकली फ्रेगमेंट होके ये अलग हो ही गया था। जो दूसरा रीज़न था डिसइंटीग्रेट होने का, वो क्या हुआ, 7th सेंचुरी के आसपास में वॉर होनी शुरू हो गई थी ईरान और रोम के बीच में। यानी ईरानियन एम्पायर और रोमन एम्पायर के बीच में कंटिन्यूस वॉरफेयर होने लगी थी। हमने पहले जब मैंने बताया था, जो 3rd सेंचुरी क्राइसिस आए थे, उसमें ससानियंस नाम के लोग आ गए थे वहाँ पर। तो ये जो ससानियन लोग हैं ना, जो ससानियन रूलर्स थे ईरान के, इन्होंने इन्वेजन करना शुरू कर दी रोमन, और इन्होंने क्या किया, इजिप्ट को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एक्वायर कर लिया। मतलब लॉन्च होल इन्वेजन इन ईस्ट, स्पेशली इजिप्ट के अंदर इन्होंने अच्छा खासा इन्वेजन किया और अपने अंडर इन्होंने ले लिया। ऑल दो जो रोमन एम्पायर के जो लोग हैं, उन्होंने 1620s के अंदर वापस रिकवर कर ली थी। बट ईरान और रोम के बीच में देखो, ये जो मैप है, इसके अंदर ये जो ईरानियन लोग हैं, ये इतना पास में है। तो ये देखो, ये तो रोमन एम्पायर हो गया। अब ये जो रोमन एम्पायर है, यहाँ पर जो ये पर्शियन एम्पायर है, ससानियन वाला जो एम्पायर है ना, ईरान वाला, उन्होंने क्या किया, इसके बीच में और इसके बीच में वॉर चल रहा। तो इन्होंने क्या किया, ये जो इजिप्ट वाला पोर्शन था ना, उसके ऊपर एकदम इजिप्ट को ऊपर इन्वेजन किया और इजिप्ट को इन्होंने ले लिया अपने हिस्से के अंदर। बट क्या हुआ, 1620s के पास में ये जो रोमन एम्पायर वाले लोग थे, इन्होंने वापस इजिप्ट को अपने पास में ले लिया था। बट इनके बीच में कंटिन्यूस वॉरफेयर चल रही थी, और किसी भी रीजन में वॉरफेयर चल रही है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, वो एक रीज़न बनेगा ये डिसइंटीग्रेट होने का। और फाइनल ब्लो तब मिलता है जब साउदी ईस्ट अरेबिया से, यानी देखो ये अरेबिया है, तो साउदी ईस्ट अरेबिया ये वाली जो साइड है ना, ये जो अरेबिया है, इस अरेबिया से क्या हुआ, शुरू हुआ था राइज ऑफ इस्लाम। तो जब इस्लाम की शुरुआत हुई, तो प्रॉफिट मोहम्मद के जस्ट 10 साल बाद में रोमन एम्पायर और ससानियन एम्पायर थे ना, उनको ये जो अरेबियन लोग थे, जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते थे अरेबियन लोग, उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे ये जो एम्पायर था ना, पूरा का पूरा ईरानियन वाला एम्पायर भी और रोमन एम्पायर भी, इनको अपने हाथ में ले लिया था। तो यहाँ से हो गया इसका फाइनल ब्लो। फाइनल ब्लो केम फ्रॉम द साउथ ईस्ट अरेबिया। मतलब साउथ ईस्टर्न, देखो साउथ ईस्टर्न पोजीशन के अंदर आता है रोमन एम्पायर के अंदर, ये अरेबिया है जो जहाँ पर इस्लाम की राइज हुई थी। तो फाइनल ब्लो दे दिया था साउथ ईस्ट साइड के आए हुए लोग जो थे अरेबिया वाले, उन्होंने 1642 के अंदर, यानी जस्ट 10 साल बाद में, आफ्टर द 10 years ऑफ प्रॉफिट, रोमन एंड ससानियन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर था और जो ईरानियन एम्पायर था, फॉल इनटू देयर हैंड्स। किसके हैंड्स में, अरेबियन लोग जो थे उनके हैंड्स में, जो कि इस्लाम रिलीजन को फॉलो किया करते थे। तो यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। प्लीज़ राइट योर फीडबैक, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू।